स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव की तैयारियां पहले से राजनीतिक दल तो कर ही रहे हैं, लेकिन उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा आज की जा सकती है। चुनाव आयोग आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और इसमें ऐलान किया जा सकता है। उपचुनाव को लेकर कुछ अहम बात कही जा सकती है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। बता दें कि सिंधिया खेमे के 25 विधायक जो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और जीते थे, इसके बाद ये बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाने की वजह से ये 25 सीटें खाली हो गई। तो इन 25 सीटों के खाली होने से यहां पर उपचुनाव होना है और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो विधायक थे उनका निधन हो गया, इसकी वजह से खाली हुई हैं। कुल मिलाकर 28 सीटें जहां पर उपचुनाव होना है और इनकी तारीखों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। और अशरफ हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अशरफ, चुनाव आयोग आज प्रेस वार्ता करने वाला है, कितनी बजे प्रेस वार्ता होगी? देखिए पुनीत, करीब 11 बजे के आसपास चुनाव आयोग में बैठक शुरू होगी। उपचुनाव को लेकर जो राज्यों ने अपनी दिक्कतें बताई थी उसके बारे में समीक्षा की जाएगी कि उनका समाधान कैसे किया जा सकता है और कैसे निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकते हैं। क्योंकि इस बार कोरोना काल भी चल रहा है, कोरोना है तो इसमें चुनौतियां और ज्यादा चुनाव आयोग के सामने हैं। तो इन सब परिस्थितियों को आज इसे रखा जाएगा समीक्षा बैठक में और फिर बैठक खत्म होने के बाद उपचुनाव पर की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन पुनीत, एक चीज जो सामने आ रही है कि चुनाव भले ही जो बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखें 3 चरण में ऐलान किया उन पे हो या ना हो, लेकिन काफी हद तक संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि नतीजे 10 नवंबर को ही आएंगे। हो सकता है कि चुनाव की तारीखें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन जो परिणाम होंगे वो 10 नवंबर को ही आएंगे। चुनाव परिणाम सभी बिहार के हों या उपचुनाव के, वो 10 तारीख को होंगे। इतनी ये चीज तो एक तरफ करीब करीब साफ की गई है, लेकिन बाकी चुनाव की तारीखों का क्या स्थिति रहेगी, कैसे कराए जाएंगे, कब कब होंगे, क्योंकि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में उपचुनाव कराने हैं, तो उसको लेकर ये चुनाव आयोग आज फैसला करेगा कि किन तारीखों में करा सकते हैं और राज्यों की क्या क्या तैयारियां हैं। पुनीत जी, राज्यों की क्या क्या तैयारियां हैं? मध्य प्रदेश की तरफ से अशरफ कुछ जानकारी निकलकर सामने आई कि चुनाव आयोग को क्या कहा गया है? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव आयोग को क्या सुझाव दिए गए हैं? पुनीत, मध्य प्रदेश की तरफ से तो सीधा तैयार चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया कि हम लोग पूरी तरह से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन दूसरे राज्य हैं वहां पर जरूर दिक्कत है। एमपी की तरफ से कोई इस तरह की कोई चुनाव कराने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई है। तो एमपी की तरफ से जो सीईओ हैं और मुख्य सचिव, उन्होंने चुनाव आयोग भेजा था, उसमें कहा था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग जब चाहे तारीखों का ऐलान कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अशरफ। तो 25 सीटें दल बदल की वजह से खाली हो गई और 3 सीटें जहां पर विधायक जो थे उनका निधन हो गया, इसकी वजह से खाली हुई हैं। 28 सीटों पर होना है और आज ऐलान हो सकता है। महत्वपूर्ण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली चुनाव आयोग की तरफ से 11 बजे बैठक है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इधर आपको अगली खबर, बड़ी खबर बता दें, बाबरी केस में फैसले की घड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी है। 28 साल के बाद लखनऊ की सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। कल 30 सितंबर को फैसला आना है, बिल्कुल करीब ये घड़ी आ गई। 30 सितंबर को कल फैसला आएगा। मध्य प्रदेश से जुड़े 2 बड़े नेताओं के भविष्य का भी फैसला इससे होना है, क्योंकि पूर्व सीएम उमा भारती और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया भी इस मामले में आरोपी हैं और फैसले के लिए आज लखनऊ जयभान सिंह पवैया जहां रवाना हो जाएंगे, वहीं पूर्व सीएम उमा भारती कोरोना की वजह से वीसी से पेश होंगे। तो एमपी के 2 नेताओं पर भी फैसला होना है। जयभान सिंह पवैया और उमा भारती इस मामले में आरोपी हैं और फैसला आना है कल यानी 30 तारीख को। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, ग्वालियर चलते हैं। सुशील, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बाबरी विध्वंस केस का जो 28 साल बाद फैसला आने वाला है, कल लखनऊ की सीबीआई कोर्ट इसमें फैसला देगी और यही वजह है कि इसमें जो भी आरोपी रहे हैं वो आरोपी कल लखनऊ पहुंचेंगे।
तो आज ग्वालियर से जयभान सिंह पवैया भी लखनऊ के लिए रवाना होने वाले हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश से दो लोग इस बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी है, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया। पवैया आज 10:30 बजे के लगभग ग्वालियर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहां वो कल फैसले के वक्त लखनऊ की सीबीआई अदालत में मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर उमा भारती अस्वस्थ होने के चलते वीसी के जरिए जो है इस फैसले के वक्त जुड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं 28 साल के बाद अब ये माना जा रहा है कि बाबरी विध्वंस का जो मामला था उस मामले में अंतिम फैसला आने वाला है, और इसको लेकर सभी जानने के लिए उत्सुक है कि किस तरह से ये फैसला आता है, क्योंकि 28 साल का इंतज़ार इन आरोपियों ने भी किया है। बाकी जो केस बहुत लंबा चला, हालांकि राम मंदिर बनने का रास्ता साफ होने के बाद ये तय है कि इस फैसले में भी कहीं ना कहीं एक पक्ष मजबूत नजर आ रहा है। जी ठीक है। और कोई प्रतिक्रिया सामने आई जयभान सिंह पवैया ने इस मामले को लेकर? अब इतने लंबे वक्त बाद, इतने लंबे अरसे के बाद ये नतीजा आ रहा है, इस पर फैसला आ रहा है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया आई या फिर अभी पहुंचेंगे तब वे बात करेंगे मीडिया से? देखिए, अभी 10 से 15 मिनट बाद जयभान सिंह पवैया रवाना होंगे, अभी पूजा कर रहे हैं, उसके बाद वो प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर उन्होंने जो कल भी बात करते हुए कहा था कि जो भी फैसला आए, चाहे वो हवालात के अंदर भी जाए तो भी राम का काम करेंगे, और वो बरी होते हैं तो भी राम का काम करेंगे, तो वो हर हाल में हर फैसले के लिए तैयार है, ऐसा उनका कल भी कहना था। और आज जो है वो थोड़ी देर बाद अब रवाना होंगे, तो निश्चित तौर पर वो प्रेस से रूबरू होंगे और अपनी इस फैसले को लेकर अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो जरूर व्यक्त करेंगे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर जिला प्रशासन ने 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद इंदौर में सभी धर्मस्थल खोलने की अनुमति देने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के साथ एक गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि हर धर्मस्थल पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए हाथ धोने की व्यवस्था रखनी होगी। शहर की धर्म प्रेमी जनता के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि जिला प्रशासन शहर के सभी छोटे बड़े धर्म स्थलों को खोलने का फैसला कर चुका है। धार्मिक स्थलों के साथ ही इंदौर जिला प्रशासन ने सराफा बाजार में रात के समय पर चलने वाली चाट चौपाटी को भी खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि चाट चौपाटी पर टेक अवे की सुविधा रहेगी, खड़े होकर यहां खाना मना रहेगा, इस पर मनाही रखेंगे। और विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इंदौर से, उनके पास चलते हैं। इंदौर में विकास धर्म प्रेमी जनता रहती है और लोग रोज़ाना, वहाँ के लोगों की दिनचर्या होती है कि रोज़ाना मंदिर सुबह सवेरे पहुँच जाते हैं, लेकिन बीते दिनों से जो कोरोना चल रहा है इसकी वजह से ये लाभ नहीं मिल पा रहा था लोगों को। उनके लिए अब एक अच्छी खबर है। बिल्कुल पुनीत, अगर बात की जाए तो बीते लगभग 6 महीने से या यूँ कहा जाए 188 दिनों से मंदिर कोरोना संक्रमण की वजह से बंद थे, लेकिन कल रात एक अच्छी खबर आई। हालांकि कल इसके संकेत दोपहर में ही दे दिए गए थे। इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा था कि जल्दी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी, और यही वजह है कि कल रात एक विधिवत आदेश जारी हुआ। उस आदेश में बाकायदा जिक्र किया गया था कि किन किन नियमों के पालन के तहत मंदिरों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। और इस वक्त आप सीधे दर्शन कर सकते हैं इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर पर, जहां भक्त जो है जो बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और इस वक्त आरती का समय है, लेकिन जब आरती जब होती थी सामान्य दिनों में तो यहाँ बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ मौजूद रहते थे, श्रद्धालु मौजूद रहते थे। लेकिन चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, यही वजह है कि कम संख्या में लोग अंदर हैं और इतनी ही संख्या में कुछ लोग बाहर हैं। दूरी का बाकायदा यहाँ पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यही वजह है कि ये आप जो एक रेड कलर में जो गोले देख रहे हैं, इन्हीं गोले में के अंदर लोगों को खड़े होने की समझाइश दी जा रही है, और जो आम जनता है वो भी दर्शन करने के साथ साथ में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कर रही है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर है कि लंबे समय से बंद जो धार्मिक स्थल थे उन्हें खोलने की आज से अनुमति दे दी गई है। आम जनता के लिए अच्छी खबर है, शहर के लिए अच्छी खबर। पुनीत, आप भी सीधे और आम जनता जो है वो भी सीधे इंदौर के प्राचीन रंजीत हनुमान मंदिर के दर्शन इस वक्त कर रही है, और जो जिस प्रकार से कल रात से ही एक इस तरह का माहौल था कि आम जनता के लिए एक खुशखबरी के तौर पे से माना जा रहा था। पुनीत,
बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंगलवार का दिन है और विकास हमारे सहयोगी जो हैं इंदौर से दर्शन भी करा रहे थे। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं। डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे का कोरोना से निधन हो गया। वेदांता अस्पताल में आज सुबह 8 बजे उनका निधन हुआ है। लंबे समय से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तो डबरा के एसडीएम राघवेंद्र पांडे भी कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। ये एक बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं। ये उनकी तस्वीर। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ये दुखद खबर आज सुनने को मिली। सुबह 8 बजे वेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर प्रशासनिक अमले के साथ ही आम लोगों के लिए भी दुखद खबर है। पांडे एसडीएम काफ़ी व्यवहारिक व्यक्ति थे और अभी डबरा में उनकी तैनाती थी, लेकिन करीब 15 से 20 दिन से वो अस्वस्थ थे और उनको कोरोना के चलते वेदांता अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया गया था। कल भी उनकी एक रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई थी और आज सुबह करीब 8:30 बजे के लगभग उनका निधन हो गया है। उनके निधन से कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले को एक बड़ी क्षति हुई है। बहुत लोकप्रिय थे और जन सेवा का उनका जो काम था, जनता से सीधा जुड़ाव था। यही वजह कि उनके निधन के बाद प्रशासनिक अमले के साथ ही आम लोग भी दुखी है। साथ ही कोरोना महामारी किस कदर फैल रही है, किस कदर लोगों को परेशान कर रही है, उसकी भी एक ये तस्वीर यहाँ सामने आई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक गहरा आघात यहाँ के लोगों को खासतौर पर प्रशासनिक हमले में भी देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। सतना में गोली से युवक की मौत के मामले में सब इंस्पेक्टर विक्रम पाठक और सिपाही आशीष सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 304, 348 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने एसपी को हटाने के निर्देश दे दिए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए देने के आदेश दिए। इस मामले में मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच की बात कही। अब आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला रहा क्या। सतना के सिंहपुर थाने में टीआई चैम्बर के सामने गोली लगने से युवक की जान चली जाती है। इसके बाद यहां जमकर बवाल होता है, हंगामा होता है। कई लोग पहुंच जाते हैं, यहां पुलिस थाने को घेर लेते हैं। कई थानों का पुलिस बल यहां पर मौजूद रहता है, लेकिन यहां स्थिति इतनी बिगड़ती है कि लाठीचार्ज होता है, पथराव किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं। मृतक रामपति कुशवाहा नारायणपुर गांव का रहने वाला था और पुलिस ने परसों दोपहर उसे चोरी के शक में हिरासत में लिया था और रात 9 बजे उसे घायल हालत में सतना लाया गया, जहां से रीवा मेडिकल कॉलेज जब उसे रेफर किया गया तो वहां पहुंचते पहुंचते उसकी जान चली गई। मौत की वजह पिस्टल की गोली लगना बताया गया, जो थाना प्रभारी विक्रम पाठक की। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े किए थे। तो एसपी को बदल दिया गया है, मामला दर्ज कर लिया गया है। 2 लोगों पर, टीआई विक्रम पाठक पर मामला दर्ज हुआ है। सिपाही आशीष सिंह के खिलाफ भी एफआईआर कर ली गई है। कई धाराओं में एफआईआर की गई है। इधर मुख्यमंत्री ने एसपी को बदल दिया है तुरंत प्रभाव से। साथ ही मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे की रकम के तौर पर देने के आदेश भी दे दिए हैं। धारा 304 समेत 2 अन्य धाराओं के तहत यह मामला दर्ज किया गया। थाने में युवक को गोली लगी थी और उसके बाद रीवा ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। और सतना पुलिस से हिरासत में युवक की मौत के मामले में मृतक का शव रीवा मेडिकल कॉलेज में है और परिजन शव लेने नहीं पहुंचे हैं। हत्या का मामला दर्ज कर कथित आरोपी थाना प्रभारी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए हैं। ये मामला अभी भी थमा नहीं है। सिंहपुर और रेगांव चौकी में तनाव की स्थिति बरकरार है। जबलपुर एसटीएफ के 75 जवानों ने सिंहपुर थाने की सुरक्षा को संभाल रखा है। रीवा की 9वीं एसएफ की 2 बटालियन समेत पीटीएस से 50 जवान भी सुरक्षा में तैनात कर दिए गए। रीवा सीधी सतना की 300 पुलिस जवानों की फोर्स को भी तैनात किया गया है। मृतक का गांव नारायणपुर है, जिसे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 40 घंटे से यहां पर तनाव की स्थिति बरकरार। तो
तो अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि हालात सामान्य हैं, लेकिन जरूर इसे कंट्रोल में पुलिस ने कर रखा है स्थिति को। लोगों का गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी रीवा मेडिकल कॉलेज में ही मृतक का शव है, उसके शव को लेने नहीं पहुंचे। गिरफ्तारी की मांग की जा रही है इस मामले को लेकर। थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया जाए, ये मांग की जा रही है। लोगों का गुस्सा अभी थमा नहीं है और इसी को देखते हुए यहां पर पुलिस बल की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, जिससे कि अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। इसको खास ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन के नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इस कैंपेन को अपना भरपूर समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल दें इस नंबर पर। नंबर है 7574003002 या फिर लॉग ऑन करें www.protectindiasengine.com पर। आने वाले दिनों में आपका ये संकल्प बहुत मददगार साबित होगा, ये सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुरैना से खबर, जहां पर नगर पालिका प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही उजागर हो गई। नगरीय प्रशासन को नरगीय प्रशासन लिख दिया गया। कार्यक्रम में बैनर पर यह लिखा हुआ था नरगीय प्रशासन। पेयजल आपूर्ति के कार्यक्रम में ये लापरवाही नजर आई है और मीडिया के पहुंचने के बाद पोस्टर पर ध्यान जब पड़ा तो निगम प्रशासन ने फिर इसे दुरुस्त भी करवा दिया। 286.57 करोड़ की पेयजल योजना का भूमि पूजन होना था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम में पहुंचे थे। सीएम मंत्री भूपेंद्र सिंह वीसी के जरिए इसमें शामिल होंगे। ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना है और यहां लापरवाही देखने को मिली। नगरीय प्रशासन को नरगीय प्रशासन लिख दिया गया और फिर बाद में इसे सुधरवा दिया गया। बाद जब मीडिया पहुंचा तो फिर मीडिया ने इस पर ध्यान दिलाया, तब जाकर इसे सुधरवाया गया। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल आज रिटायर हो रहे हैं। मुख्य खंडपीठ के साउथ ब्लॉक में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। संभवतः ऐसा पहली बार ही हो रहा होगा, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में सभी की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये जो विदाई समारोह आयोजित हो रहा है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। 3 नवंबर 2019 को जस्टिस मित्तल ने चीफ जस्टिस का पद संभाला था और सीनियर जस्टिस संजय यादव अब मध्य प्रदेश के एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे। इधर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है और 25 सदस्यों के निर्वाचन की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। चयनित सदस्यों में से जबलपुर का दबदबा देखने को मिला। जबलपुर से 8, इंदौर से 4, ग्वालियर से 4 और भोपाल से 2 सदस्यों का निर्वाचन हुआ है और बाकी अन्य जिलों के सदस्य निर्वाचित हुए हैं और कुल 145 उम्मीदवार मैदान में थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।